नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, जिसमें हम कोरोना से जुड़ी हुई हर जानकारी और अपडेट आपको देंगे देश तक में, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथ ही सुनाएंगे घाटी में सुरक्षा बलों की 7वीं कामयाबी की पूरी दास्तान। ये भी बताएंगे लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद चालू हुई फैक्ट्रियों में कहां-कहां हुआ है हादसा। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं कोरोना मीटर पर, जिसकी रफ्तार कहीं धीमी पड़ने लगी है तो कहीं सरपट दौड़ रही है। ये बड़ा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 52,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। 52,952 केस अब तक देश में कुल कोरोना के, जो अपने आप में चिंता का सबब। 52,000 का आंकड़ा पार करना और इसमें 1,783 लोगों की जान चली गई है। वो आंकड़े जो हिंदुस्तान को परेशान करने वाले हैं। पिछले 3 दिन में ही देश में कोरोना के आंकड़ों में 10,000 से ज्यादा का उछाल हुआ है। 1 अप्रैल को जहां सिर्फ 24 घंटे में 437 नए मरीज सामने आए थे, अब वहीं हर रोज 3,500 से ज्यादा, 3,500 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में भयावह तस्वीर को पेश करता है। भारत में कोरोना वायरस ट्रैकर इस वक्त क्या कहता है, उसका ये बड़ा आंकड़ा हमने आपको दिखाया। और जाहिर तौर पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद अगर इस तरह से संक्रमण के बढ़ते मामले वो हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। इन सब के बीच कोरोना से जुड़ी हुई अगली खबर तो हम सबको और ज्यादा परेशान करने वाली है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात की आशंका जताई है कि जून के महीने में कोरोना का संक्रमण अपनी चरम पर पहुंच सकता है। तो क्या अभी कोरोना और कोहराम देश में मचाने वाला है? भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 52,000 को भी पार कर चुका है। न नए मामले थम रहे हैं और न ही मौत का ग्राफ गिर रहा है। सरकार लगातार कोविड-19 के खिलाफ जंग को धारदार कर रही है, लेकिन जनता वायरस के खौफ में है। दहशत की बात इसलिए भी है क्योंकि भारत के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक नई थ्योरी को देश के सामने पेश करके टेंशन और बढ़ा दी है। तो ये समझना जरूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रेडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम होंगे तो हम कह पाएंगे। रणदीप गुलेरिया देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स के सर्वोच्च पद पर आसीन है, लिहाजा उनके आकलन को और उनकी बातों को गंभीरता से लेना ही होगा। पिछले कुछ दिनों में भारत में कोरोना मरीजों का औसत आंकड़ा 2,500 प्रतिदिन से ज्यादा का है। तो सोचिए जून में ये कितना ऊपर जा सकता है। हालांकि एम्स के डायरेक्टर आशा और उम्मीद की रोशनी भी दिखा रहे हैं, जिसे सुनना आपके लिए जरूरी है। सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है कि केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने चाहिए। तो इससे लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि जितना लॉकडाउन किया गया। नहीं, लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा मिला है। एक तो अगर आप देखो और देश के हिसाब से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए। इतने दिन हमें मिले हैं, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते मिल गए, जिससे हॉस्पिटल कोविड फैसिलिटीज़ बन गई हैं, लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, वेंटिलेटर्स आ गए हैं। कोरोना पर असमंजस के हालात इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में नीति आयोग के सदस्य और कोरोना के खिलाफ गठित टास्क फोर्स के एक चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने आकलन किया था कि 16 मई के बाद कोरोना केस की लकीर नीचे गिरकर 0 की ओर बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना की जांच में इजाफा हुआ, जिससे नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात और नए आकलन के बाद अब ये मानकर चलना होगा कि हिंदुस्तान और कोरोना में महाजंग का महीना जून में आने वाला है। लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का तो मानना है कि अभी पीक आना बाकी है, यानी पीक होगा जून और जुलाई में। एम्स के डायरेक्टर की माने तो खतरा अभी टला नहीं है। अशोक सिंघल,
दिल्ली आज तक। तो क्या जून में स्थिति और ज्यादा भयावह होने वाली है? जाहिर तौर पर डॉक्टर गुलेरिया की कही गई ये बातें चिंता का सबब हिंदुस्तान के लिए, लेकिन सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको गुजरात लेकर चलें, जहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके निशाने पर अहमदाबाद है, जहां ना सिर्फ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है, बल्कि मौत का आंकड़ा भी वहां पर थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा। पीपीई किट लगाकर मार्च करते सीआरपीएफ के जवान, बंद पड़े बाजार, रिवर फ्रंट पर फैला सन्नाटा। तस्वीरें अहमदाबाद में कोरोना के कहर की कहानियां बयां कर रही हैं, जहां इस वायरस ने आतंक मचा रखा है। अहमदाबाद में बढ़ते मामले को काबू करने के लिए यहां की सड़कों पर अर्धसैनिक बल के जवानों को उतारा गया है, ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने 15 मई तक दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। यहाँ तक कि सब्जी, फल और किराने का सामान बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की इजाजत नहीं है। अहमदाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वैसे में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए ये फैसला लिया गया है कि सिर्फ दूध और दवाई, ये दोनों चीजों की दुकान ही खुलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जुआपुरा इलाके में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूध की दुकान है वो खुली है। साथ ही आरएफ को तैनात कर दिया गया है, ताकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इलाके में लगातार यहाँ पे रहे और जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन करवाए। अहमदाबाद में कोरोना के 4,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में कोरोना के करीब 70% केस सिर्फ अहमदाबाद से हैं। वहीं अब तक गुजरात में कोरोना से करीब 28 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 25 अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की तादाद भी दूसरे शहरों की तुलना में काफी कम है। अहमदाबाद में रिकवरी रेट जहां 16.31% है, वहीं दिल्ली और मुंबई में रिकवरी रेट करीब 33% है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अहमदाबाद में हालात कितने खराब हैं। इसके बावजूद कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग कानून मानने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजा इलाके की हैं। ट्रैफिक की आवाजाही सामान्य है। इस तस्वीर से कहीं भी ये पता नहीं चलता कि कोरोना वायरस इस शहर को किस तरह जख्म पर जख्म दिए जा रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे गुजरात का 70% मामला सिर्फ अहमदाबाद से ही सामने आ रहा है। अहमदाबाद से लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश। वहां पर अब तक इंदौर खतरे का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है, लेकिन उज्जैन में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा भी डराने लगा है। महाकाल की नगरी में लगातार हो रही मौत ने कई राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। उज्जैन में मौत बनकर घूम रहा है कोरोना। कोरोना अब डरा रहा है क्योंकि वो जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहां आंकड़े 3000 के पार पहुंच चुके हैं। यहां इंदौर में 1681 कोरोना पीड़ित हैं और 81 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं भोपाल में पीड़ितों का आंकड़ा 605 तक पहुंच गया है, जबकि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन असल टेंशन तो उज्जैन में बढ़ा है, जहां संक्रमितों की संख्या अभी 204 ही है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 42 हो चुका है। महाकाल की नगरी में कोरोना काल बनकर टूटा है। सरकार तमाम उपाय कर रही है, लेकिन हालात संभलते नहीं दिख रहे। चंद रोज पहले ही बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए और सख्ती भी बरती गई, लेकिन मौत की रफ्तार नहीं थम रही। अगले 8-10 दिनों के लिए अभी जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग सैंपलिंग बढ़ाएंगे। जो हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है उसको और ज़्यादा हम लोग माइक्रो लेवल पर मॉनिटर करके कराएंगे। तो हो सकता है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़े, लेकिन उससे अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो फोकस है कि जल्दी से जल्दी हम लोग वायरस की चेन को ब्रेक करने का काम करें और डेथ रेट को हम लोग नीचे लेके आएं। मौत के आंकड़ों के मामले में उज्जैन कई राज्यों से आगे निकल चुका है। तमिलनाडु में कोरोना पीड़ितों की संख्या 4058, जबकि 33 मौतें हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 1717 पीड़ित हैं और 36 की जान जा चुकी है। बिहार में 536 पीड़ित हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 1451 संक्रमित हैं और 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं केरल में 502 लोग पीड़ित हैं, 4 की मौत हुई है। लेकिन उज्जैन के आंकड़े आपके सामने हैं।
उज्जैन में अभी भी बड़ी संख्या में टेस्टिंग बाकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आंकड़े काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि उज्जैन में कोरोना की वजह से मौतों का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन आज तक। और अब बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद गहलोत सरकार ने पूरे राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक बाहरी राज्यों के लोग राजस्थान में आकर संक्रमण फैला रहे हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। रफ्तार न थम रही है, न थमती दिखाई दे रही है। दहशत में है पब्लिक और परेशान है सरकार। गहलोत सरकार ने तमाम उपाय कर लिए, लेकिन जब कोरोना मामलों में कमी नहीं आई तो अब फैसला लिया है राजस्थान के सभी सरहदों को सील करने का। जी हां, दूसरे राज्यों से लगने वाली राजस्थान की जल, जमीन और हवाई सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 50% से ज्यादा की रिकवरी भी हमने की है, जो पूरे कंट्री में नंबर 1 है राजस्थान रिकवरी के मामले में। तो उस सारी मेहनत पे पानी फिर जाए और हम अपने प्रदेश के लोगों की जान को जोखिम में भी नहीं डाल सकते। पुलिस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि पर्याप्त जाब्ता लगाएं, आरएसी लगानी तो आरएसी लगाएं। जी हां, अब नदी नालों और पहाड़ के रास्ते पर भी पुलिस चौकसी करेगी। सीमा सील करने के साथ ही अब दूसरे राज्यों में जाने और वहां से आने के लिए अब सिर्फ राजस्थान के मुख्य सचिव के स्तर पर ही पास जारी होगा। ई पास जो जारी होंगे चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे, उन्हीं के माध्यम से जो अनुमत श्रेणी के लोग हैं वही राज्य में आएंगे और बाकायदा उनका हेल्थ चेकअप होगा। बिना हेल्थ चेकअप के हम किसी को राज्य में प्रवेश इसलिए नहीं देंगे कि यहाँ अगर संक्रमण फैल जाए। अभी हमारा ग्रामीण अंचल बचा हुआ है, कई जिले जो हमारे ग्रीन जोन में थे, इस तरह की एंट्री की वजह से वहां भी पॉजिटिव केसेस सामने आ गए। राजस्थान में कोरोना के फिलहाल 3350 से ज्यादा मामले हैं, जिसमें अकेले जयपुर में ही 1100 से ज्यादा केस हैं, जबकि मरने वाले मरीजों की तादाद 90 से अधिक। हालांकि हल्की राहत वाली बात यह है कि राजस्थान में अब तक 1740 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसकी दर देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन राजस्थान में मामला आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए, लिहाजा सीमाबंदी के जरिए वायरस पर बड़ा वार करने की कोशिश है। कि राजस्थान कोरोना से जंग में काफी आगे है, मगर बाहर के लोग आकर राजस्थान में हालात को खराब न कर दें, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि राजस्थान की सीमाओं को पूरी तरह से सील किया जाएगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर बढ़ते हुए आंकड़े सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन सब के बीच सरकार ने मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई, बस सेवा शुरू की, लेकिन मजदूरों की संख्या को देखते हुए ये इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। ऐसे में पैदल मजदूरों का सफर जारी है। वहीं कई इलाकों में गरीबों का सब्र अब जवाब देने लगा है। सड़कों पर भागते मजदूर और लाठी भांजती पुलिस। इन मजदूरों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। ट्रेन कम है और संख्या ज्यादा। त्रिवेंद्रम में ये मजदूर स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मांग तो पूरी नहीं हुई, बदले में लाठी डंडे खाने पड़े। सूरत में भी लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों के दर्द की कहानी कई बार सड़कों पर दिखी है। यूपी और बिहार के भारी संख्या में मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं, जिनके घर जाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा। गुस्सा ऐसा बढ़ा कि नौबत पुलिस के साथ झड़प की आ गई और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब सरकार से घर वापसी की उम्मीद टूटी तो मजदूरों का हुजूम पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़ा। फिरोजाबाद में जब इन मजदूरों को पुलिस ने रोका तो मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। करीब 500 मजदूर बॉर्डर पर जमा हो गए। इसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। काफी मान मनोवल के बाद इन मजदूरों को सरकारी स्कूल ले जाकर ठहराने का इंतजाम किया गया। दिल्ली से भी जब मजदूरों के सब्र का बांध टूटा तो मध्य प्रदेश में अपने गांव के लिए पैदल ही रवाना हो गए। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, सब धूप में लंबे सफर के लिए निकल पड़े।
मध्य प्रदेश के कटनी की ये तस्वीर हालात की कहानी बयान कर रही है। जब मजदूरों को कोई सहारा नहीं मिला तो ट्रकों की छत पर चढ़ गए। न जान की फिक्र, न कानून का डर, सिर्फ घर पहुंचने की उम्मीद। जिस ताज एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां सरपट दौड़ती थी, वहां मजदूरों का जत्था पैदल अपने घरों के लिए निकल पड़ा है। तपती धूप, न खाने का इंतजाम, न पानी की व्यवस्था, बस निकल पड़े एक लंबे सफर पर। किसी को सैकड़ों किलोमीटर दूर मधुबनी जाना है तो किसी को अररिया। जब 22 तारीख से हम लोग बैठे थे, जब जानो जो पैसा रहा वो खा पी लिया रहा, हम कहे अब चलें। सरकार ने कई राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की, मजदूरों के लिए बसों के इंतजाम किए गए, लेकिन मजदूरों की संख्या को देखते हुए ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और ऐसी तस्वीरें इंतजामों की पोल खोल रही हैं। आज तक ब्यूरो। इन सब के बीच आज सुबह एक दर्दनाक खबर सामने आई। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ जिसने 11 लोगों की जान ले ली, जबकि 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मामले की जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। सड़क पर बेसुध पड़े लोग, गलियों में लाशों की तरह बिछे लोग, आसमान में छाया मौत का धुआं, हांफती कांपती बदहवास जिंदगी। विशाखापट्टनम में ऐसा भयानक मंजर पहले किसी ने नहीं देखा था। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या औरतें और क्या मर्द, सांस के एक एक कतरे के लिए हर कोई तरसता और तड़पता नजर आया। जिनकी सांस अभी उनके बस में थी वो भी ये मंजर देखकर बेसुध हुए जा रहे थे। रात के अंधेरे में ही हवा में ऐसा जहर घुल चुका था कि लोगों की आंख खुलने से पहले ही सांसें उखड़ने लगी। दर्दनाक तस्वीरें सामने आने लगी। इस लड़की को देखिए, गोद में बच्चा लिए वो बदहवासी में मदद ढूंढ रही है। ये शख्स फोन पर बात करते हुए रोते हुए जा रहा है। उसकी हालत देखकर आसपास के राहत कर्मियों ने उसे तुरंत एम्बुलेंस में बिठा दिया। ये महिला शायद गश खाकर सड़क पर बैठ गई। लोग उसे किसी तरह ऑटो पर बिठाकर अस्पताल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस परिवार ने खुद को किसी तरह संभाला है। 2 लड़कियां एक दूसरे को दिलासा दे रही हैं, लेकिन हालत बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक महिला करीब करीब बेहोश है। उसे टांगकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। जिसे जो मिला उसी से अस्पताल की ओर भागा। एम्बुलेंस, बाइक या फिर पैदल ही। लोगों की इस हालत की वजह बनी इस इलाके के केमिकल फैक्ट्री, जिससे गैस रिसाव होने लगा। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में पॉलीमर फैक्ट्री 1961 में हुई थी। दक्षिण कोरियाई फैक्ट्री की शुरुआत। फैक्ट्री में होता है कई तरह के प्लास्टिक का उत्पादन। इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों में होता है प्लास्टिक इस्तेमाल। प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होती है स्टीरीन गैस। 2000 टन के टैंक से हुआ स्टीरीन गैस का रिसाव। फैक्ट्री का 3000 टन का गैस टैंक सुरक्षित। Right now the situation on the ground is that we brought it under control. 97% of the compound, the liquid component has been neutralized. So जो है just very little amount has gone escaped into the air. And whatever the initial reports that have come to us is that it was not a prolonged exposure that took place. A lot of people are on the path of recovery. पूरे मामले पर पीएमओ नजर बनाए हुए हैं। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में एडमिट पीड़ितों से मुलाकात की। रिसाव को सुबह 10 बजे से पहले ही काबू कर लिया गया, लेकिन तब तक ये इलाका उजड़ चुका था। जो हमारी बायोलॉजिकल यूनिट है वो वहाँ पर तैनात है और वो पूरा सूट के साथ है, मास्क के साथ है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ है और वही लोग काम कर रहे हैं। वो अब डोर टू डोर जा रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई दिव्यांग फंसा हुआ हो, कोई वृद्ध आदमी फंसा हुआ, उसको देखने के लिए, रूल आउट करने के लिए वो डोर टू डोर चेकिंग कर रहे हैं और बाकी जो फोकस है वो अस्पताल है। जहरीली गैस के असर से आसपास के इलाके के मवेशी भी बेहोश हो गए, कुछ मारे भी गए। हालात को काबू में किया जा रहा है। वहीं इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
सिर्फ विशाखापट्टनम ही नहीं बल्कि देश के दूसरे 2 शहरों से भी आज बुरी खबर सामने आई। तमिलनाडु के कडलूर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूर झुलस गए, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक पेपर कारखाने में क्लोरीन गैस के लीक होने से 7 मजदूर जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ में जब गैस रिसाव हुआ उसके बाद हालात वहां पर कैसे बिगड़ते हुए चले गए, जबकि कडलूर की तस्वीरें आपके सामने हैं। बॉयलर फटने के कारण फैक्ट्रियों में धमाकों का आज ये दिन रहा और उसी की गवाही ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। कडलूर के फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूर झुलसे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पेपर कारखाने में क्लोरीन गैस के लीक होने के कारण 7 मजदूरों की हालत गंभीर है। उधर घाटी में आतंक के एक और आका को सुरक्षा बलों ने ठिकाने लगा दिया। हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू को सेना ने साझा ऑपरेशन में ढेर कर दिया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार से सुनिए रियाज को ट्रैप करने से लेकर ढेर करने तक की दास्तान। पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नाइकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट करते और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर दिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेजी लाया और टीम को रात दिन, कभी कभी ऐसा हुआ कि इनके टीम ने रात में सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा सोए, जगह रहे कंटिन्यूस। इस ऑपरेशन में जेएनके पुलिस ने एसएससी इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, सीआरपी लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, सीआरपी को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है। कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स में बहुत कामयाबी की बात है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।